आई बड़ी खबर, धुआंधार खबर आज की वो ये कि कर्नाटक से क्या दिल्ली जीत लेगी कांग्रेस। ऐसा लग रहा है फॉर्मूला मिल गया मोदी को हराने का। कर्नाटक जीत लिए, अब तो दिल्ली अपनी है। विरोधियों को लग रहा है मोदी को हरा लेंगे क्योंकि कर्नाटक में बड़ी शिकस्त दे दी है। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। विरोधियों के हौसले बुलंद हैं, उन्हें लग रहा है कि एक राज्य और सही, हिमाचल के बाद कर्नाटक भी जीत लिया है और अब 24 का रास्ता आसान हो गया है। क्या ऐसा होगा? लेकिन पहली तस्वीर देखिए जो जीत के बाद आई। अगली तस्वीर दिखाइए, देख रहे हैं कांग्रेस के लिए शायद इस जीत की जरूरत भी थी। कांग्रेस को जिस स्थिति में जा रही थी हताश और निराश, कर्नाटक में जीत के बाद आतिशबाजी कांग्रेस के लिए तो असल में दिवाली ये थी कि कर्नाटक जीत लिया और बड़े मार्जिन से जीता है। कांग्रेस के लिए बेशक ये बड़ी जीत है, लेकिन ये जीत क्या 24 में ऐसे पटाखे फोड़ने के मौके देगी कांग्रेस को? अगली तस्वीर दिखाई। ढोल नगाड़ों के साथ एम्बियंस बढ़ाई, ये देख रहे हैं ढोल नगाड़े बज रहे थे कांग्रेस की इस जीत के बाद, न सिर्फ पटाखे फूटे। अगली तस्वीर दिखाई। मिठाइयां भी बांटी गई, फौरन मिठाई आ गई, लड्डू के ऑर्डर पहले से दे दिए गए थे। अब फोकस ये है कि कर्नाटक जीत लिया है, अब 24 में राहुल गांधी प्रधानमंत्री का ख्वाब भी देख रहे हैं। कांग्रेस पार्टी भी सोच रही है कि अब तो मोदी को हरा ही देंगे। ये रिपोर्ट देखिए। आगे आगे देखिए, बहुत कुछ होना है। अभी तो शुरुआत है। कर्नाटक की जीत से कांग्रेस गदगद है। कांग्रेस एक बार फिर 2024 के ख्वाब देखने लगी है। क्या राहुल को कर्नाटक की जीत से मोदी को हराने का फॉर्मूला मिल गया? कर्नाटक में नफरत की बाजार बंद हुई है, मोहब्बत की दुकानें खुली हैं। क्या वाकई कर्नाटक जीतकर राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी को शिकस्त दे पाएंगे? क्या राहुल का दिल्ली का रास्ता कर्नाटक से तय हो जाएगा? The future of the country is also involved in this election. क्या 2023 की जीत 2024 की गारंटी भी है? क्या विधानसभा की जीत मोदी को लोकसभा में भी हराने के लिए काफी है? क्या विरोधियों का लोकसभा में मोदी से जीतना सपने से ज्यादा और कुछ नहीं? और आइए सबसे पहले मोदी को हराने के लिए आज का रिपोर्ट कार्ड देखिए जो कांग्रेस का कॉन्फिडेंस बढ़ा रहा है। आज का रिपोर्ट कार्ड ये कह रहा है, कोई भी देखेगा, हो सकता है कांग्रेस को भी यही लग रहा हो। रिपोर्ट कार्ड ये कह रहा है कि ऐसे ही जीतते रहे तो फिर 24 भी अपना है। कांग्रेस ने 136 सीटें जीती हैं, 136 224 में से। बीजेपी ने 65 जीती, जेडीएस के खाते में 19 आई हैं और अदर्स के खाते में 4। 113 चाहिए होते हैं सरकार बनाने के लिए, कांग्रेस ने जीती 136। वोट परसेंट देखिए, कांग्रेस का वोट परसेंट था 2018 में 36, तो 36 से पहुंचा सीधे 43। 38 था कांग्रेस का वोट परसेंट था 38%, तो 38% से 43 पहुंचा। बीजेपी का वोट परसेंट कितना था? 36। बीजेपी को 1% वोट शेयर का नुकसान हुआ, 1%। कांग्रेस ऊपर गई है, 43% वोट मिले 38% से। तो लगभग अगर आप देखिए तो 5% वोट कांग्रेस का बढ़ा है। लेकिन दिलचस्प मैं आपको बताऊं, जेडीएस का जो 18% के आसपास वोट था वो 13 आ गया है, यानी 5 कम हुआ। तो जेडीएस का 5 कम होकर कहां आया? कांग्रेस में। बीजेपी का 1% कम हुआ है सिर्फ, तो बीजेपी का वोट परसेंटेज ज्यादा नहीं गिरा है। लेकिन नतीजे ये है कि कांग्रेस को जीत मिली है। लेकिन इस जीत के बाद मैं आपको बताऊं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को भी बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके कांग्रेस के लिए क्या कुछ लिखा है, देखिए जरा। पीएम मोदी ने लिखा, मैं कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत के लिए बधाई देता हूं। मैं उन्हें जनता की उम्मीदों को पूरा करने की शुभकामनाएं देता हूं। मैं उन सभी का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने कर्नाटक चुनाव में बीजेपी का समर्थन किया। मैं बीजेपी कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत को सलाम करता हूं। आने वाले समय में हम कर्नाटक की अब और ज्यादा तत्परता से सेवा करेंगे। सोचिए,
एक तरफ कर्नाटक का रिजल्ट जिसमें बीजेपी की हार, कांग्रेस की जीत, मोदी ने कांग्रेस को बधाई दी, कांग्रेस को लग रहा है अब 24 भी अपना है। देखिए कांग्रेस ने क्या लिखा है, कांग्रेस ने क्या ट्वीट किया है। कांग्रेस ने लिखा है, ट्वीट से पता चल रहा है, कांग्रेस पार्टी का ट्वीट है, मैं अजय हूं, मुझे बहुत भरोसा है, हां मैं अजय हूं। अब ये कर्नाटक के संदर्भ में है या 24 के संदर्भ में आप समझिए, लेकिन मैं ये गलतफहमी दूर कर देता हूं कि विधानसभा जीत लिए तो लोकसभा में मोदी को हरा लेंगे, विधानसभा जीत लिए तो 24 में मोदी साफ हो जाएंगे। क्या ऐसा हो सकता है? मैं केवल आपको बताने जा रहा हूं कुछ रिपोर्ट कार्ड के जरिए, कर्नाटक के नतीजों पर ही आपको पीछे लिए चलता हूं। 23 के नतीजे आए हैं, 24 के आएंगे बाद में, लेकिन जरा मैं आपको 5 साल पहले 13-14 में लिए चलता हूं। आपके सामने 13 के नतीजे में रखता हूं, ये 2013 के नतीजे हैं। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव 2013 में हुए। 13 के नतीजे देखिए जरा। 13 के नतीजे ये कहते हैं कि बीजेपी को 224 में से 40 सीटें मिली थी, कांग्रेस को 224 में से 122 सीटें मिली। किसके पास ज्यादा सीटें थी विधानसभा में? कांग्रेस के पास ज्यादा सीटें थी 2013 में। 13 में एक साल बाद चुनाव हुए मोदी के लिए। 14 में क्या हो गया देखिए जरा। 14 में 28 में से 9 सीटें मिली कांग्रेस को। इधर विधानसभा में एक साल पहले कांग्रेस की सीटें 122 थी, लोकसभा में कांग्रेस की सीटें 9 हो गई, और मोदी के चेहरे पर चुनाव हुआ तो 28 में से 17 सीटें मिली। 14 में सिर्फ एक साल बाद चुनाव हुआ था। फर्क आप समझ गए? विधानसभा चुनाव हुए तो कांग्रेस जीती और लोकसभा चुनाव हुए तो मोदी जीते। आइए वोट परसेंटेज देख लीजिए। 2013 में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिले थे 36% से ज्यादा वोट, बीजेपी को 19.9% वोट 2013 में। एक साल बाद चुनाव हुए 14 में, कांग्रेस के वोट 40% और बीजेपी के वोट 43%। बस इसी ने जीत हार तय कर दी। सिर्फ ये एक रिपोर्ट कार्ड नहीं है। अब मैं आपको बताता हूं, 13 के नतीजे आपने देख लिए, 13 के बाद 14 के नतीजे मैंने आपको दिखा दिए। एक और रिपोर्ट कार्ड कि विधानसभा जीत लिया तो मोदी को हरा लेंगे। यह सरफेस फ्लोर ग्राफिक्स है। विधानसभा जीत लिया तो क्या मोदी को हरा लेंगे? क्या यह संभव है? 13 में देख लिया, अब जरा 18-19 में भी देख लीजिए। 18 में फिर कर्नाटक में चुनाव हुआ। अब ये 18 के नतीजे आपके सामने आ रहे। 18 में क्या हुआ? 224 में से 80 सीटें किसे मिली थी? देखिए 224 में 80 कांग्रेस और 224 में 104 बीजेपी। अब जब 2018 के बाद 2019 का चुनाव हुआ, 19 में देखिए बाजी पलट गई। 28 में 1 कांग्रेस और 28 में 25 बीजेपी। सिर्फ एक साल में फर्क आपको समझ में आ गया। वोट परसेंटेज देखिए जरा। विधानसभा में जो वोट परसेंटेज 18 में 38% वोट कांग्रेस का था, 38.14 बीजेपी से ज्यादा। विधानसभा में 36% बीजेपी का था विधानसभा में। एक साल बाद चुनाव हुए लोकसभा, मोदी के लिए चुनाव। वोट परसेंटेज जरा देखिए, 51.75% वोट मोदी को मिला। यह फर्क है विधानसभा और लोकसभा में। कांग्रेस को 32% के आसपास वोट मिला लोकसभा में। मुझे लगता है अब लोगों को एक क्लैरिटी हो गई कि आप कर्नाटक भले ही जीत लीजिए, विधानसभा जीत लीजिए, विधानसभा अलग है और लोकसभा अलग है। इसे समझने की जरूरत है। अब जरा सुनिए पॉलिटिकल एनालिस्ट अवधेश कुमार साहब क्या कह रहे हैं। कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस की सफलता के बाद आम टिप्पणी यह की जा रही है, खासकर विपक्ष के द्वारा या जो भाजपा के विरोधी हैं उनके द्वारा, कि ये चुनाव 2024 में भाजपा की पराजय की शुरुआत है। उसी रूप में इसको विश्लेषित किया जा रहा है, क्योंकि इतनी बड़ी विजय अगर मिली है और कर्नाटक से भाजपा के 25 लोकसभा के सीट हैं तो निश्चित रूप से वो प्रभावित होंगे। इसको तो कांग्रेस बनाम मोदी की जीत बताई जा रही है। कर्नाटक की विजय भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी कलह के कारण हुई है, तो यह स्थानीय नेताओं के विरुद्ध प्रतिक्रिया थी। यही प्रतिक्रिया लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के विरुद्ध होगा, इसकी अभी कल्पना नहीं की जा सकती। बहुत से लोगों को लग रहा होगा ये कि कर्नाटक जीत लिए, मैंने पुराने रिपोर्ट कार्ड भी दिखा दिए, सिर्फ एक कर्नाटक से क्या होता है।
राजस्थान का चुनाव भी अभी आना है, हो सकता है राजस्थान भी जीतेंगे, मध्य प्रदेश भी है वो भी जीतेंगे, छत्तीसगढ़ भी है वो भी जीतेंगे, तेलंगाना विधानसभा भी जीत लेंगे, फिर तो 24 में मोदी को हरा लेंगे। लेकिन मैं आपको दिखाने जा रहा हूं उसके बावजूद मोदी को हराना मुश्किल है। क्यों कह रहा हूं, वो रिपोर्ट कार्ड भी लेके आया हूं आपके लिए। अब जरा देखिए, ये आपके सामने आ गए 18 के नतीजे आप देख रहे हैं। 2018 200 में, मतलब विधानसभा, राजस्थान विधानसभा के नतीजे आप देख रहे हैं। 200 में 99 कांग्रेस जीती थी, 200 में 99। बीजेपी की सीटें कम थी, 200 में 73, 73 सीट थी बीजेपी की 18 में। अब जरा 19 का प्ले कीजिए। लोकसभा हुआ एक साल बाद, रिपोर्ट कार्ड आपके सामने। जो कांग्रेस 99 जीती थी 18 में, वो 19 में 0 पर आ गई अंडा। जो बीजेपी कांग्रेस से पीछे थी 73 जीती थी, वो 100% स्ट्राइक रेट एक साल बाद 25 में 25। क्यों? सिर्फ मोदी की वजह से। अगला देखिए जरा, इसलिए मैं कह रहा हूं विधानसभा लोकसभा अलग अलग है। अब देखिए जरा वोटिंग परसेंटेज। 18 में जो चुनाव हुए विधानसभा राजस्थान के, 39.3% वोट किसे मिला? कांग्रेस को। बीजेपी का वोट परसेंटेज कम था, 38.8। 19 में चुनाव हुए, अब देखिए जरा, चौंक जाएगा कोई भी आदमी ये नतीजे देखकर। 18 के बाद 19 में चुनाव हुए तो कांग्रेस का जो वोट 18 में 39% था, वो 19 में आ गया 34%। बीजेपी का वोट जो 38% था लगभग, वो मोदी के नाम पर आ गया 61%। यही फर्क है विधानसभा और लोकसभा में। अब आप कहेंगे कि राजस्थान से क्या होता है, कर्नाटक हो गया, राजस्थान में भी का नाम लेने से कोई मतलब नहीं। आइए मध्य प्रदेश में भी इस साल चुनाव है। मध्य प्रदेश का रिपोर्ट कार्ड देख लीजिए। ये देख रहे हैं, मध्य प्रदेश में भोपाल झीलों का शहर भी कहा जाता है, इसलिए आपके लिए झील बनवाई है। झील में बोट है। अब जरा बोट को देखिए ध्यान से। मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटें। 2018 में इसी मध्य प्रदेश में चुनाव हुए, 230 में से 114 कांग्रेस, बीजेपी से ज्यादा। बीजेपी को 230 में 109 मिली, कांग्रेस से कम 2018 में। अगले साल चुनाव हुए 19 में, देखिए जरा नतीजे। बीजेपी को 29 में 28 सीट, कांग्रेस को 29 में 1 सीट। क्यों? सिर्फ मोदी के नाम पर। यानी कांग्रेस को 114 से 1 सीट पर आ गए अगले साल। बीजेपी 109 का रेट, जब स्ट्राइक रेट चेंज हुआ तो वो 28 सीट में बदल गया। अब जरा परसेंटेज ऑफ वोट देखिए जरा। ये भोपाल की झील आप देख रहे हैं, ये परसेंटेज 2018 के विधानसभा में कांग्रेस को मिले थे 40.89% वोट, बीजेपी को मिले 41% वोट विधानसभा में। अगले साल चुनाव हुआ मोदी के नाम पर, देखिए जरा, लोकसभा में मिले 58% वोट। आपको याद होगा राजस्थान का मैंने दिखाया था 61% वोट थे, मोदी के नाम पर 50% पार हो जाता है। कांग्रेस को 34.5% वोट मिले थे। यही फर्क है विधानसभा और लोकसभा चुनाव में, यानी राज्यों के चुनाव और मोदी के नाम पर जो चुनाव होता है उसमें यह बहुत बड़ा फर्क है। अब आप कहेंगे कर्नाटक हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश भी हो गया, हो सकता है तुक्का लग गया हो। लेकिन अब देखिए, तुक्का लग गया तो गुजरात का रिपोर्ट कार्ड देखिए जरा। गुजरात में 2017 में चुनाव हुए थे। 2017 में चुनाव हुए तो बीजेपी को 182 में से 99 सीटें मिली। कांग्रेस ने भी टक्कर दी थी 2017 में, 182 में 77 सीट विधानसभा में। कांग्रेस को लग रहा था थोड़ी और मेहनत कर लेते तो गुजरात में सरकार बना लेते। इसके 2 साल बाद चुनाव हुए, देखिए 19 में चुनाव हुए। 19 के नतीजे आपके सामने। 26 में से अंडा मिला कांग्रेस को, 0। विधानसभा में 77 सीटें थी, मोदी के नाम पर चुनाव हुआ तो कांग्रेस 0, बीजेपी 26 में से 26। अब आप समझ रहे हैं, जैसे ही मोदी की एंट्री होती है, सारे फॉर्मूले, सारे इशू, सारे बयान, सारे सूत्र सब धरे के धरे रह जाते हैं। अब जरा वोटिंग परसेंटेज देखिए। 2017 में कांग्रेस को 41% वोट मिले विधानसभा में, बीजेपी को 49%। मोदी के नाम पर चुनाव हुआ। अब देखिए जरा आंकड़े, वो जो 49% था बीजेपी का, 49%, वो पहुंच गया 62%। अब आप देखिए राजस्थान में 61 था,
मध्य प्रदेश में मोदी के नाम पर 59 हो गया, गुजरात में मोदी के नाम पर 62 हो गया। बस यही फर्क होता है विधानसभा और लोकसभा में। अभी भी बहुत से लोगों को यकीन नहीं होगा, तो एक और रिपोर्ट कार्ड आपको दिए देता हूं, देखिए जरा। अब छत्तीसगढ़ लिए चलता हूं। यह राज्य इसलिए बताए कि इनमें अभी चुनाव हुए हैं और या होने वाले हैं, इसलिए बहुत से लोग यह दावा भी कर रहे होंगे, यह भी सोच रहे होंगे कि राजस्थान भी जीत जाएंगे, मध्य प्रदेश भी जीत जाएंगे, छत्तीसगढ़ भी जीत जाएंगे, फिर तो मोदी को हरा ही देंगे। अब यह देखिए जरा छत्तीसगढ़ की स्थिति आप देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ में 2018 में चुनाव हुए, 90 में से 15 सीटें मिली बीजेपी को। कितनी? 90 में से 15। कांग्रेस को 90 में से 68। उसके एक साल बाद लोकसभा चुनाव हुए मोदी के नाम पर, 11 में से 9 मोदी को मिली और 11 में से 2 कांग्रेस को। यह बड़ा फर्क है लोकसभा और विधानसभा का। अब जरा देखिए परसेंटेज ऑफ वोट। 2018 में कांग्रेस को विधानसभा में 43% वोट मिले, 43%। बीजेपी को 33% वोट मिले। एक साल बाद चुनाव हुए, देखिए मोदी का स्ट्राइक रेट 50% तो सिर्फ मोदी के नाम पर पार हो जाता है, 50.70%। और कांग्रेस 40%, 43 से 40 पहुंच गई। बीजेपी 33 से 50% पार कर गए। इतने रिपोर्ट कार्ड के बाद अब मुझे लगता है मोदी विरोधियों को यह यकीन हो गया होगा, मोदी को अगर हराना है तो कम से कम ये विधानसभा के रिपोर्ट कार्ड देखकर तो वो वाला शेर याद आता है, दिल को बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। लेकिन लोकसभा की लड़ाई अलग है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं कर्नाटक के सीएम और मंत्री राजीव चंद्रशेखर। We'll see that what are the gaps and what are the deficiencies were there and at different levels. We will look into that and improve upon it, and we will take this result in our stride, and we will go ahead and reorganize the party and come back during Lok Sabha election. हम ये देखेंगे कि कितने सारे रिजल्ट्स, बहुत ही करीब के रिजल्ट से, बहुत ही नैरो विक्ट्रीज थे कांग्रेस के लिए, और हम बहुत ही नैरो मार्जिन से हारे हैं बहुत सारे सीट। लोगों के बात से सीखना, लोगों से को बात सुनना, ये हमारे लिए कर्तव्य है, हमारा एक तरह से आर्टिकल ऑफ फेथ है। हम उनकी आवाज़ सुन रहे हैं, सुनते थे और सुनते रहेंगे, और जो कुछ लोग चाहते हैं हम उनके लिए करेंगे। आइए, कांग्रेस ने चुनाव तो जीत लिया कर्नाटक का, लेकिन अब आगे और बड़ी लड़ाई है। लड़ाई यह है कि मुख्यमंत्री कौन होगा, कोई होगा तो कितने दिन होगा, सरकार कितने दिन चलेगी। पहला नाम देखिए, सिद्धारमैया, जो मान चुके हैं मुख्यमंत्री वही होंगे, और हो सकता हो भी। लेकिन ये अकेले नहीं है जो मान रहे हैं कि मुख्यमंत्री ये होंगे। कर्नाटक में दिलचस्प लड़ाई है। एक और अगला बड़ा नाम डीके शिव कुमार, विक्ट्री साइन दिखाते हुए अपने घर से नतीजे आने के बाद इन्होंने भी ग्राउंड पर बहुत मेहनत की है। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। तो 2 मुख्यमंत्री के कॉम्पिटिटर हैं, डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया। बड़ी बात यह है कि दोनों में से मुख्यमंत्री बनेगा कौन। दोनों अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। दोनों की नजर दिल्ली पर है कि अगर दिल्ली से तय होगा तो पता चल जाए कौन बनेगा। लेकिन एक को नाराज करके कांग्रेस क्या कामयाब हो पाएगी? कितने दिन चलेगी कर्नाटक की सरकार? सिद्धारमैया के बारे में आपको बताऊं, सिद्धारमैया पूर्व मुख्यमंत्री रहे कर्नाटक के। 2013 से 18 के दौरान सीएम रहे ये। फिलहाल विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य भी हैं। वरुणा से बड़े अंतर से चुनाव जीते हैं। उन्हें 1,05,000 वोट मिले हैं, जो कुल पड़े वोट का 61% है। कुरुबा समुदाय से आते हैं सिद्धारमैया। अब आइए आपको बताता हूं, डीके शिव कुमार इस वक्त कर्नाटक प्रदेश अध्यक्ष हैं और कर्नाटक सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रहे। कनकपुरा सीट से जबरदस्त जीत मिली है इन्हें। 1,15,000 वोट मिले हैं डीके शिव कुमार को, जो कुल पड़े वोट का 74% है। वोकलिगा समुदाय से आते हैं डीके शिव कुमार और पार्टी के फायर ब्रांड नेता माने जाते हैं। जितनी भी रिजॉर्ट पॉलिटिक्स कांग्रेस में होती है उसके लिए सूत्रधार डीके शिव कुमार होते हैं। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा कर्नाटक के लोग किसे मुख्यमंत्री चाह रहे हैं, डीके शिव कुमार या फिर सिद्धारमैया। सुनिए, या वो भी कंफ्यूज है।
कांग्रेस के सीएम सिद्धरामैया जी बनेंगे। नेक्स्ट मुख्यमंत्री सिद्धरामैया होता है। कर्नाटक का मुख्यमंत्री सिद्धरामैया डीके शिवकुमार दोनों भी वो हाईकमांड सिद्धरामैया डीके शिवकुमार देखिए, हाईकमांड जिसे भी बनाएगा हम कांग्रेस के कार्यकर्ता उनके साथ खड़े होंगे। जो कोई भी हमारा मुख्यमंत्री हो हम उसके साथ है। पूरी कांग्रेस पार्टी एक है। सीएम हाईकमांड डिसाइड करेगी मैडम। कोई नहीं, सब काबिल हैं, डीके शिव कुमार भी काबिल हैं, सिद्धरामैया भी काबिल हैं, खड़गे साहब भी काबिल हैं। उसमें हाईकमांड डिसाइड करेगी, सबको बातचीत करके डिसाइड करेगी। ये बताइए कि आप मुख्यमंत्री किसको बनना चाहिए, सिद्धरामैया जी को या फिर डीके शिव कुमार? सिद्धरामैया से बेस्ट। अब सोचिए, सिद्धरामैया को सीएम बना दिया तो शिव कुमार नाराज हो जाएंगे, शिव कुमार को मुख्यमंत्री बना दिया तो सिद्धरामैया बगावत कर सकते हैं। तो कांग्रेस में क्या एक और बगावत होने वाली है? कांग्रेस में क्या वही होने वाला है जो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया, हेमंता बिस्वा शर्मा ने किया, या सचिन पायलट कर सकते हैं? देखिए जरा, आइए आपको बताता हूं कि कांग्रेस में क्या एक बार फिर से बगावत हो सकती है, क्या एक बार फिर से वही हालात आ सकते हैं? देख रहे हैं आप, सारे मुख्यमंत्री बैठे हैं, कुछ भावी हैं, कुछ सपना देख रहे हैं, कुछ हो सकता है बन जाए। तो सबसे पहले मैं इन दोनों से बात करता हूं। कर्नाटक में कांग्रेस जीत गई, अगर कर्नाटक में कांग्रेस जीत गई, यह जीत मुश्किल भी लेकर आई है कांग्रेस के लिए। यह मुश्किल है सीएम की कुर्सी को लेकर। चुनाव में जीत के बाद कांग्रेस की लड़ाई और तेज हो गई। सिद्धरामैया और डीके दोनों सीएम बनना चाहते हैं। सिद्धरामैया सीएम बनना चाहते हैं, दावा भी उन्होंने ठोक दिया है। दूसरी तरफ डीके शिव कुमार ये भी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। शिव कुमार युवा हैं, तेज तर्रार नेता हैं, हमेशा पार्टी के बुरे वक्त में खड़े रहे हैं, गांधी परिवार के प्रति वफादार भी रहे हैं शिव कुमार। आला कमान के हर टास्क को पूरा किया है उन्होंने। डीके लंबे समय से सीएम का सपना पालें कि कभी तो मेरा ख्वाब पूरा होगा, लेकिन सिद्धरामैया इनकी राह में बहुत बड़ा रोड़ा है। 2013 में सिद्धरामैया ने शिव कुमार को मंत्री तक नहीं बनाया था, बाद में दबाव पड़ा तो मंत्रिमंडल में इन्हें शामिल किया गया। ऐसे में कांग्रेस में अब इन दोनों में बगावत के आसार हैं। संकेत है कि सिद्धरामैया सीएम बन सकते हैं, जबकि चुनाव में डीके ने जबरदस्त मेहनत की है। डीके शिव कुमार कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं। तो क्या जो असम में एक बार हो चुका है वो कर्नाटक में होने जा रहा है? असम में कांग्रेस के गद्दावर नेता थे हेमंता बिस्वा शर्मा, विरोधी दलों में भी काफी लोकप्रिय थे। तरुण गोगोई सरकार में मंत्री भी रहे, 4 बार विधायक रहे, चारों बार मंत्री भी बने, लेकिन कांग्रेस ने इन्हें किनारे लगाना शुरू कर दिया। हुआ क्या? फाइनली उनकी जगह पर गोगोई परिवार को कांग्रेस ने आगे बढ़ाया, राहुल गांधी से मिलने दिल्ली आए, लेकिन भाव नहीं मिला, जिसके बाद हेमंता ने पार्टी छोड़ दी, बीजेपी ज्वाइन की और आज मुख्यमंत्री हैं। क्या शिव कुमार भी अगर सीएम नहीं बने तो हेमंता जैसा हाल होगा? आइए अगला नाम क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया बन जाएंगे? डीके शिव कुमार। 2018 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की जीत हुई, जैसे आज कर्नाटक में हुई। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यह जीत दिलाई थी उस वक्त, क्योंकि तब सिंधिया कैंपेन कमेटी के चेयरमैन थे, लेकिन कांग्रेस ने कमलनाथ को सीएम बना दिया। कांग्रेस ने उन्हें किनारे लगाना शुरू कर दिया ज्योतिरादित्य सिंधिया को, जिसके बाद कांग्रेस में बगावत हो गई और कमलनाथ की सरकार गिर गई। ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में चले गए और आज मंत्री हैं। लेकिन कांग्रेस, ये 2 उदाहरण हेमंता बिस्वा शर्मा और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बावजूद क्या जाग गई है नींद से और डीके शिव कुमार के मामले में वो गलती नहीं करेगी कांग्रेस? और अगर नहीं करेगी तो अगली गलती सचिन पायलट के मामले में हो सकती है। आपको बताऊं कि राजस्थान में ऐसा हो सकता है। सचिन पायलट कांग्रेस के अध्यक्ष थे और पायलट ने अपनी मेहनत से कांग्रेस को सत्ता दिलाई थी, लेकिन आलाकमान ने अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बना दिया। अब सचिन पायलट बगावत की राह पर है। सचिन पायलट कब पार्टी छोड़ दे
पार्टी से निकाल दिए जाएं, कोई नहीं जानता, क्योंकि सचिन पायलट को लग रहा है उनका भविष्य भी लटक रहा है। क्या होगा वो खुद नहीं जानते। अब जरा सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं दोनों सीएम के प्रबल दावेदार सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार। I think this election is a very crucial election. This result of this election will be a stepping stone for the coming Lok Sabha election. They have worked hard. People have exposed faith in us. The leaders have supported us. It is a collective leadership and we have jointly worked. I have said in the beginning, joining together is the beginning. On the day I took the oath, thinking together is the progress, working together is the success. That is what I said on the day. आइए अब मैं आपको बताता हूं वो बड़े चेहरे जिन्हें शिकस्त हुई मिली कर्नाटक में, वो बड़े बड़े चेहरे, और कौन जीता है कौन हारा है उनके बारे में आपको बताने जा रहा हूं। देखिए जरा कौन हिट हुआ और कौन फ्लॉप। डीके शिव कुमार कनकपुरा सीट से चुनाव जीत गए। शिव कुमार, इसे मूव कीजिए प्लीज आगे। राजस्व मंत्री और अशोक को हराया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष है कर्नाटक में। अगला नाम है सिद्धारमैया। मैसूर की वरुणा सीट से सिद्धारमैया चुनाव जीत गए हैं। मंत्री वी सोमन्ना को हराया है इन्होंने। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे सिद्धारमैया। बसवराज बोम्मई शिगांव सीट से चुनाव जीते हैं। कांग्रेस प्रत्याशी को शिकस्त दी है इन्होंने। कर्नाटक के निवर्तमान मुख्यमंत्री भी हैं। अगला नाम है एच.डी. कुमारस्वामी। चन्नापट्टन से सीट चुनाव जीत गए कुमारस्वामी। कर्नाटक के 2 बार मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। प्रियांक खड़गे चित्तपुर सीट से चुनाव जीत गए हैं और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के सुपुत्र हैं। बीवाई विजेंद्र शिकारीपुर सीट से चुनाव जीते। विजेंद्र पूर्व सीएम येदियुरप्पा के बेटे हैं। विजेंद्र ये चुनाव जीतने वाले हैं। अब चुनाव में कौन कौन हार गए। जगदीश शेट्टार हुबली धारवाड़ सेंट्रल सीट से हार गए। आपको बताऊं बीजेपी प्रत्याशी ने शेट्टार को हरा दिया। बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए थे। चुनाव से पहले मुख्यमंत्री भी रह चुके। सीटी रवि चिकमंगलूर विधानसभा सीट से हार गए और कांग्रेस के एच.डी. थमैया ने इन्हें हराया है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव हैं सीटी रवि। विश्वेश्वर हेगड़े कागेरी सिरसी विधानसभा सीट से चुनाव हार गए। कर्नाटक विधानसभा के निवर्तमान अध्यक्ष हैं। ये वो लोग जो चुनाव हारे और जीते। आइए मैं आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा। पूर्व सीएम मध्य प्रदेश के कमलनाथ क्या कह रहे हैं और इस वक्त सीएम भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के वो क्या कह रहे हैं। ये निश्चित है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी का प्रयास रहेगा कि अन्य पार्टियों से या स्वतंत्र उम्मीदवारों से मिलकर खरीद फरोख्त करें, सौदा करें, जो उन्होंने हमेशा किया। अरुणाचल प्रदेश से शुरू किया था। ये सौदे की राजनीति की शुरुआत जो इन्होंने करी अरुणाचल प्रदेश से, ये अभी तक खत्म नहीं हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने बजरंग दल को बजरंग बली बनाया था। बजरंग बली है। साधारण इंसान उसका मुकाबला नहीं कर सकता और बजरंग बली हमेशा सत्य, प्रेम, भाईचारा का साथ देने वाले हैं। जहां भ्रष्टाचार होगा, जहां पाप होगा, तो बजरंग बली को जो गदा है उन्हीं पे पड़ता है। तो आज कर्नाटक में जो रिजल्ट आया है वो भ्रष्टाचारियों के सर पे गदा पड़ा है। आइए अब एक दिलचस्प आंकड़े आपके सामने रखने जा रहा हूं। बीजेपी क्यों हारी, कांग्रेस क्यों जीती, कौन सी जगह पर कौन से बड़े चेहरे का गढ़ था। बहुत कम लोग जानते हैं इसके बारे में। देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखा रहा हूं मध्य कर्नाटक यानी सेंट्रल कर्नाटक का हिस्सा। यहां का पहले रिपोर्ट कार्ड देखिए। कांग्रेस ने यहां 14 सीट जीती है। बीजेपी यहां 5 सीट जीती है। जेडीएस यहां 1 सीट और अन्य के खाते में 1 सीट आई। ये जो सेंट्रल कर्नाटक है, मध्य कर्नाटक, यहां बीजेपी के दिग्गज येदियुरप्पा यहां से आते हैं। येदियुरप्पा यहीं से आते हैं। मूव कीजिए इस ग्राफिक्स को प्लीज। येदियुरप्पा यहां से आते हैं। कर्नाटक के बड़े नेता हैं, बीजेपी के सर्वे सर्वा हैं। लेकिन बीजेपी यहां बुरी तरह से हार गई है क्योंकि लिंगायत वोटर्स ने किनारा कर लिया। इसका यह मतलब है येदियुरप्पा भी
लिंगायत जाति से आते हैं। अगला देखिए जरा, ग्रेटर बेंगलुरु में कांग्रेस मजबूत थी। कांग्रेस को 17 सीट, बीजेपी को 15, जेडीएस को 0, अन्य को 0। मूव कीजिए से आगे। लेकिन मोदी के रोड शो में माहौल बदल दिया, इसलिए बीजेपी ने यहां अच्छा प्रदर्शन किया है, 15 सीट। अब देखिए, आपको ऊपर लिए चलता हूं। आप देख रहे हैं हैदराबाद कर्नाटक, मल्लिकार्जुन खड़गे हैदराबाद कर्नाटक से आते हैं। यह हैदराबाद कर्नाटक में देखिए, कांग्रेस को 26 मिली है, बीजेपी को 10, जेडीएस को 3। कांग्रेस अध्यक्ष है, जिसका फायदा पार्टी को मिला है। अगला है तटीय कर्नाटक, कोस्टल कर्नाटक। तटीय कर्नाटक में बीजेपी की लाज बची है, यह बीजेपी का गढ़ माना जाता है। योगी आदित्यनाथ ने यहां प्रचार किया था, बजरंग बली वाला फैक्टर यही काम किया, यह हिंदुत्व की प्रयोगशाला भी माना जाता है। अगला है बॉम्बे कर्नाटक, जो महाराष्ट्र से लगा हुआ कर्नाटक का हिस्सा है। कांग्रेस को यहां 33 मिली है, बीजेपी को 16, जेडीएस को 1। और बॉम्बे कर्नाटक से, इस इलाके से सीएम बोमई आते हैं, और मतलब बोमई से भी बीजेपी को फायदा नहीं हुआ। बोमई भी लिंगायत समुदाय से आते हैं। अगला है ओल्ड मैसूर, यहां से डीके शिव कुमार आते हैं। यहीं से डीके शिव कुमार, आपको बताएं, बोकालेगा समुदाय से आते हैं। सिद्धरमैया भी इसी इलाके से आते हैं और कुरबा समुदाय से हैं। यहां देखिए, कांग्रेस को 40 सीट मिली, यानी सिद्धरमैया और शिव कुमार काम किए तो कांग्रेस को 40, बीजेपी को 6 और जेडीएस को 14। देवेगौड़ा और कुमारा स्वामी भी यहीं से आते हैं, लेकिन इसीलिए देखिए जेडीएस दूसरे नंबर पर आई है। आइए अब मैं आपको सुनवाता हूं पॉलिटिकल लीडर्स क्या कह रहे हैं। जम्मू कश्मीर, दक्षिण भारत के नतीजे, यही भारत की खूबसूरती है। दक्षिण भारत के नतीजे, इस पर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री रहे महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला क्या कहना सुनिए। कर्नाटक के जो लोग हैं, जो कर्नाटक का वोटर है, उसमें आज पूरे मुल्क को एक रोशनी की किरण नजर आ रही है। वहां से अगले साल पूरे मुल्क में इलेक्शन होने वाले हैं और जो मुल्क के हालात हैं, दिन ब दिन जो है मुल्क की जो जमहूरी कदरें हैं वो खत्म की जा रही हैं, भाईचारा जो है वो खत्म किया जा रहा है। तो मुझे लगता है आज कर्नाटक से एक अच्छी उम्मीद की किरण नजर आ रही है। इस चीज ने तो साबित कर दिया कि नफरत नहीं चलेगी, मोहब्बत ही चलेगी और मोहब्बत को ही आगे बढ़ाना पड़ेगा। कि उन्होंने नफरत की सियासत को ठुकरा दिया और मोहब्बत की सियासत को अपनाया है। दूसरी बात जो जरूरी थी कि जो यात्रा राहुल गांधी ने की थी, उसका असर भी निकला भारत जोड़ने का। ये जनता का जीत है और जनता ने हमको जिताया है और जनता ने एक भ्रष्ट सरकार को डिफीट दिया है, उनको हराया है। लेकिन हमको आगे बहुत कुछ करना है। जो वायदे हमने निभाए, वायदे हमको निभाना है, वो हम निभाएंगे। मैं यही कहूंगा कि अगर आप अच्छा काम करेंगे तो लोग आपका साथ देंगे और आगे आने वाले दिनों में भी जहां जहां स्टेट के इलेक्शन होंगे वहां पर हम अपना जो आज की जीत है वैसा ही हम कोशिश करें। ना हमारा प्रचार जो था, रणनीति जो था, न केवल बीजेपी हटाओ, न केवल 40% कमीशन सरकार को हटाओ, बल्कि हम करेंगे क्या। आखिरी वक्त पर हमने गारंटी नहीं दी, आखिरी वक्त पर हमने कोई वादे नहीं किए। 5 महीने से हम कह रहे हैं कि ये हमारे 5 गारंटी है। इस गारंटी के आधार पर अब कांग्रेस को फिर से जनादेश दीजिए। और मुझे खुशी है कि फिर से हमें जनता का विश्वास और जनादेश मिला। जैसा कि मैंने कहा, सबसे बड़ी बात यह है कि ये चुनाव स्थानीय मुद्दों पर लड़ा गया, लोकल लेवल इशू पर लड़ा गया, राज्य के स्तर पर लड़ा गया। दिल्ली के इंजन के लिए नहीं, बेंगलुरु में क्या इंजन रहेगा, कौन सी इंजन रहेगी बेंगलुरु में, उसके लिए ये चुनाव लड़ा गया। आई बात हो गई कर्नाटक की, कांग्रेस क्यों जीती, बीजेपी क्यों हारी, इसका 24 पर क्या असर होगा, ये सब मैंने आपको बता दिया। अब दक्षिण से चलते हैं उत्तर की ओर, और यहां बाबा ने स्ट्राइक रेट 100 कर लिया है। यूपी में बाबा बा, ये योगी आदित्यनाथ की तस्वीर आप देख रहे हैं। यूपी
कहा जाता है कि दिल्ली का असली रास्ता तो उत्तर प्रदेश से ही गुजरता है। बाबा ने यह बता दिया कि 24 से पहले जो सेमीफाइनल हुआ, जो प्री बोर्ड हुआ बाबा का एग्जाम, उसमें 100 आउट ऑफ 100 आया है। तो अगली देख रहे हैं, योगी आदित्यनाथ ने जीत के बाद मिठाई खाई, मिठाई खिलाई। केशव प्रसाद मौर्य को देख रहे हैं, उन्होंने भी मिठाई खिलाई। उसके बाद ये बाबा की इतनी बड़ी जीत है। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, ढोल नगाड़े यहां भी बज रहे थे। अगली तस्वीर दिखाइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र काशी देख रहे हैं। काशी में भी ढोल नगाड़े बज रहे थे, क्योंकि नगर निगम की 17 में से 17 सीट बाबा ने जीती। देखिए रिपोर्ट। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश नगर निकाय के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अब तक की सबसे बड़ी विजय प्राप्त की है। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर बाबा का जादू चल गया। उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव में बीजेपी ने बड़ी जीत दर्ज की। तो अखिलेश से लेकर मायावती और कांग्रेस को इस चुनाव में बड़ा झटका लगा। राज्य के 17 नगर निगम के चुनाव में योगी का रिकॉर्ड 100% रहा। 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने 60 नगर पालिकाओं में विजय प्राप्त की थी। इस वर्ष भारतीय जनता पार्टी का ये आंकड़ा विगत वर्ष से यानी 2017 से दोगुने से अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी नगर पालिकाओं में भी प्राप्त कर रही है। कि जनता पार्टी ये मान करके चले कि पिछली बार की तुलना में दुगने पार्षद भारतीय जनता पार्टी के नगर निगमों में जीत रहे हैं। और आइए अब मैं आपको बताता हूं कहां कहां बाबा का जादू चला है। बाबा का जादू कौन कौन से जिलों में चला है, किन गढ़ में चला है, किसका गढ़ पूरी तरह से साफ हो गया। देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र काशी लिए चलते हैं आप। मेयर पद पर बीजेपी ने एक बार फिर यहां कब्जा कर लिया है काशी में। बीजेपी ने अशोक तिवारी, बीजेपी के जो हैं वो जीते हैं चुनाव। 100 वार्ड में आधे से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज हुई है। अगला जिला आ जाइए, गोरखपुर। अखिलेश के गढ़ गोरखपुर, अखिलेश के गढ़ मैनपुरी में बीजेपी ने चौंकाया। आपको बताऊं, मंगलेश श्रीवास्तव गोरखपुर के मेयर चुने गए। काउंटिंग के दौरान एसपी ने गड़बड़ी का आरोप लगाया था। दोबारा काउंटिंग में बीजेपी उम्मीदवार की जीत हुई है। मैनपुरी देखिए, अखिलेश का वैसे गढ़ है, अखिलेश के गढ़ मैनपुरी में भी बीजेपी ने चौंका दिया। कुरावली नगर पंचायत से बीजेपी उम्मीदवार की मैनपुरी में भी जीत हुई। समाजवादी पार्टी इस सीट पर तीसरे नंबर पर रही है। सैफई के करीब कुसमरा में भी बीजेपी का जलवा देखने को मिला है। तो ये गढ़ में आपने देखा क्या हाल हुआ। आइए मैं आपको बताता हूं, गोरखपुर में जब योगी का कैंडिडेट जीत गया तो समाजवादी पार्टी ने हंगामा करना शुरू कर दिया। देख रहे हैं, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हंगामा करना शुरू कर दिया। वही हंगामा जो हर हार के बाद होता है कि ईवीएम खराब है, ईवीएम खराब है, दोबारा काउंटिंग करवाओ। दोबारा काउंटिंग शुरू हुई और दोबारा काउंटिंग में भी चुनाव हार गए। अगली तस्वीर दिखाइए। यही हंगामा मैनपुरी में भी हुआ, लाठी डंडे निकल आए। यहां भी यही लड़ाई थी, चुनाव हार गए तो ईवीएम खराब है, फिर से काउंटिंग हुई और फिर से हार गए। अगली तस्वीर दिखाइए। तो उत्तर प्रदेश में 17 के 17 मेयर योगी के हैं। आइए मैं आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा, जो कैंडिडेट जीत कर आए हैं उन्हें सुनिए। मोदी की सरकार की जो जन कल्याणकारी नीतियां रही हैं, उन नीतियों से समाज के जीवन में जो परिवर्तन हुआ है, यह जीत उसकी जीत है। पूरा समाज इस चुनाव को एक आंदोलन बनाने का काम किया है और एक प्रचंड जीत के साथ
एक नई जिम्मेदारी। जनता का प्यार और आशीर्वाद जो मेरे साथ रहा है, भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है, ये जीत का सारा श्रेय मेरे कार्यकर्ताओं पर, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर, मेरे शुभचिंतकों का श्रेय, सारा जीत का श्रेय उन्हीं के ऊपर। 200% मुझे पूरा विश्वास था कि जनता का उत्साह मेरे साथ है, जनता का प्यार मेरे साथ है। राष्ट्रीय नेतृत्व को, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, अयोध्या की जनता को, भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ताओं को, विचार परिवार के कार्यकर्ताओं को, सबको बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। पूरा जीवन समर्पित है उनके लिए, उनकी सेवा करने का अवसर मिला है, मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। जीत का मेन कारण है इसमें हमारे परम श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी, हमारे परम श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी की जो कार्य योजना है, उसे देश की, प्रदेश की, महानगर की जनता बहुत प्रभावित है, और जिसके कारण ये जनता जानती है कि अगर यहाँ भी स्थानीय सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी तो ये ट्रिपल इंजन की सरकार होगी, और जिसके कारण मेरठ महानगर का डेवलपमेंट देखने वाला होगा। आइए अब मैं आपको बताता हूं अब यूपी में कैसे ट्रिपल इंजन सरकार हो गई है। आखिर नगर पालिका अध्यक्ष में रिपोर्ट कार्ड क्या कह रहा है, देखिए जरा। नगर पालिका अध्यक्ष का रिपोर्ट कार्ड आपके सामने है। 199 में से 199 के नतीजे लगभग आ गए। बीजेपी 85 सीटें, समाजवादी पार्टी 38 सीट, बीएसपी 20 सीट, कांग्रेस 5 और अन्य है 51। अगर देखिए 38 जोड़ दीजिए या 20 ले लीजिए, 5 ले लीजिए, निर्दलीय अन्य जो है वो इनके मुकाबले भी ज्यादा है इंडिविजुअली। 85 पर बीजेपी है। अब आप देख रहे हैं वार्ड में, देखिए जरा 5327 में से 2488 के नतीजे, जिसमें 777 पर बीजेपी, 548 पर सपा, बीएसपी 184 पर, कांग्रेस 48 पर और 935 पर अन्य है। आइए अब मैं आपको दिखाता हूं कि आखिर नगर पंचायत अध्यक्ष के जो चुनाव हुए उसके नतीजे क्या कह रहे हैं। उससे पहले जरा सुनिए लोग क्या कह रहे हैं यूपी में बाबा पर। बाबा के काम काज पर क्या जनता ने मुहर लगाई? बिल्कुल लगाई, 100% लगाई है। ये मुख्यमंत्री जी की जीत है, योगी जी के विश्वास की जीत है। जनता ने एक बार फिर योगी जी के विश्वास दिलाया। आज तक वो तीर किसी तरकश में नहीं बना जो बीजेपी के किले को भेद पाए। बाबा का बिल्डोजर ऐसे ही थरथराया था, ऐसे ही थरथराएगा, क्योंकि बाबा के बिल्डोजर की जीत है। 20 साल बाद इतिहास बदला है, वहाँ बीजेपी हमने डंका बजा दिया है और पानी गिर चुका है, वहाँ पे कमल खिल चुका है वहाँ पे। अब आपको खुद ही आप गवाह हैं, पहले एक समय ऐसा था कि गुंडों का राज था, भाई गरीबों की जमीनें छीनी जाती थी। आज बुलडोजर का बाबा चल रहा है तो लोगों को दिक्कत हो रही है। अगर दिक्कत ना हो तो वो सपोर्ट कर रहे हैं, जाहिर सी बात है। विकास का भी डंका बजेगा? बिल्कुल बजेगा। योगी जी है तो मुमकिन है, मोदी जी है तो मुमकिन है। देखिए उत्तर प्रदेश की जनता ने स्पष्ट कर दिया है कि 2024 में जिस प्रकार से मीडिया इसको सेमीफाइनल बता रहा था, आज जनता ने बता दिया कि सेमीफाइनल में भारतीय जनता पार्टी ने तैयारी करके जीत दर्ज कर ली है। और 2024 में जो ये जनता ने सुशासन पर वोट दिया, विकास पर वोट दिया, बुलडोजर पर वोट दिया, अपराध पर वोट दिया, जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने चौतरफा विकास पूरे प्रदेश में किया, उस पर जनता की मुहर है। और आने वाले 2024 के चुनाव में कोई चुनौती नहीं, 80 में 80 सीटें हम भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। अब मैं आपको दिखाता हूं कि आखिर योगी का जो स्ट्राइक रेट है, कौन कौन से जिलों में योगी चुनाव जीते। 17 आउट ऑफ 17। ग्राफिक्स प्ले कीजिए प्लीज। ये आप देख रहे हैं, ये आपको जिले दिखाई दे रहे हैं जिसमें सहारनपुर, मुरादाबाद, शाहजहांपुर, बहराइच, गोरखपुर, शामली, मेरठ, फिरोजाबाद, आगरा और झांसी। ये वो जिले हैं जहां से योगी आदित्यनाथ ने, बीजेपी ने नगर निगम में जीत दर्ज की है। आइए अब मैं आपको दिखाता हूं, अब मैं आगे बढ़ूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि आजम खान के गढ़ में योगी ने सेंधमारी की है। आजम खान की तस्वीर दिखाइए जरा। आजम खान, और ये आप देख रहे हैं अखिलेश के लिए ये बहुत बड़ी हार है। आजम खान लगभग 4 दशक से और इससे ज्यादा से रामपुर की सियासत में सक्रिय है। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। आजम खान के सुपुत्र हैं अब्दुल्ला आजम, इनकी सदस्यता चली गई, स्वार सीट खाली हुई, स्वार सीट से उपचुनाव हुए। यानी आप कहेंगे बाबा ने नगर निगम में 17 आउट ऑफ 17 जीते, 17 में 17 तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन आजम खान के गढ़ में चुनाव हुआ, बेटे की सीट पर चुनाव हुआ। आजम खान ने प्रचार किया था
और वो सीट भी हार गए आजम खान, समाजवादी पार्टी हार गई, योगी आदित्यनाथ जीते और मुस्लिम कैंडिडेट जीता है पहली बार बीजेपी एनडीए से। अगली तस्वीर दिखाई जरा, ये आप देख रहे हैं रामपुर में जश्न की तस्वीर। रामपुर के स्वार सीट से चुनाव जीते हैं। अगली तस्वीर दिखाई जरा, ये है शफीक अहमद जो चुनाव जीते हैं। तो आजम का एक और किला ढह गया और आजम खान का किला ढहने का मतलब क्या है, उससे पहले मैं आपको सुनाऊं जरा शफीक अहमद को, सुनिए क्या कह रहे हैं। देखिए, जनता का बहुत प्यार मिला है और जनता बहुत ही बधाई की पात्र है। जो चुनौती थी जनता ने उसे स्वीकार किया और स्वीकार करके सामना किया और जनता ने मोहर लगा। नहीं, मुस्लिमों ने काफी वोट दिया है और माननीय योगी जी और माननीय प्रधानमंत्री जी पे पूरी आस्था है। मुस्लिम लगातार वोट दे रहा है और बढ़ेगा, इंशाल्लाह आगे बढ़ेगा। जीत को लेकर आपके क्या मुद्दे हैं? जीत में विकास, पहला तो हमारे ये कि सम्मान, पहली प्राथमिकता सम्मान, उसके बाद विकास कराएंगे। आइए खबरों में आगे बढ़ता हूं। आज की इस चुनावी खबरों से और हलचल से दूर बिहार में एक और हलचल हो रही थी, क्योंकि बाबा बागेश्वर लैंड कर चुके थे और लैंड करते ही बाबा ने धुलाई शुरू कर दी। अगली तस्वीर दिखाई जरा, ये लड़ाई वैसे बहुत दिन से चल रही है, जब से बाबा बागेश्वर बिहार में आने वाले थे तेज प्रताप ने चुनौती दे दी, आज बाबा पहुंच गए। अगली तस्वीर दिखाई जरा, बाबा पहुंचे तो मौके पर मौजूद थे गिरिराज सिंह, देख रहे हैं तस्वीर आप, ये एयरपोर्ट पहुंचे बीजेपी के नेता गिरिराज सिंह बाबा बागेश्वर को लेने के लिए एयरपोर्ट पर इंतजार कर रहे थे, बाबा बागेश्वर को रिसीव करने के लिए पहुंचे। अगली तस्वीर दिखाई जरा, बाबा जैसे ही पहुंचे जय श्री राम के नारे लगने लगे, तस्वीर आप देख रहे हैं, फुल स्क्रीन लीजिए जरा। बाबा बागेश्वर जब बिहार पहुंचे, बिहार में भव्य स्वागत हुआ, आवाज बढ़ाइए। और आपको मैं दिखाऊंगा कि बाबा की गाड़ी कौन चला रहा था। देखिए जरा, मनोज तिवारी बीजेपी के सांसद बाबा बागेश्वर को लेने के लिए पहुंचे थे, फुल स्क्रीन लीजिए जरा तस्वीर। मनोज तिवारी को आप देख रहे हैं, गिरिराज सिंह और मनोज तिवारी बाबा बागेश्वर को लेने पहुंचे थे, रिसीव किया खुद मनोज तिवारी, गाड़ी चला रहे थे। दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी उस गाड़ी को ड्राइव कर रहे थे। देशद्रोही है बागेश्वर बाबा। करो भव्य दिव्य तैयारी, आ रहे हैं मुगदधारी। बिहार में अब बाहर है, कितना भाग लो, तैयारी करो, हम आ गए। तेज प्रताप को बाबा बागेश्वर ने धो डाला। हिंदू मुसलमान करने वाले तेज पर बाबा बागेश्वर ने मोर्चा खोल दिया। बाबा के पहुंचते ही पटना एयरपोर्ट पर होने लगा जय श्री राम। तेज की चुनौती के बाद जब बाबा बागेश्वर पटना के लिए रवाना हुए तो बाबा के पहुंचने से पहले ही हजारों की भीड़ बाबा के दर्शन के लिए पहुंच गई। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह खुद बाबा की अगवानी करने पहुंचे। दिल्ली से पहुंचे बीजेपी के नेता मनोज तिवारी ने खुद बाबा की गाड़ी ड्राइव की। एयरपोर्ट से होटल तक हर तरफ जय श्री राम के नारे लग रहे थे। इस दौरान बीजेपी के नेताओं ने नीतीश से लेकर तेज प्रताप पर जोरदार हमला बोला। धीरेन्द्र शास्त्री जी सनातन को जगाने के लिए चले हैं और बिहार परिवर्तन की धरती है और बिहार जगेगा तो इधर जो बंगाल में ममता दीदी पाकिस्तान बनाना चाहती हैं उस पर भी असर पड़ेगा। इधर जोगी बाबा का यूपी और बीच में बिहार, फिर बंगाल में हवा बनेगा, सनातनमय हवा होगा। जो हनुमान का भक्त हो, जिसके पीछे पीछे हनुमान चले, उसका बाल बाका कौन करेगा। मेरा सभी से प्रार्थना है कि हनुमान जी की कथा का विरोध मत करिए और श्री कृष्ण शास्त्री जी की कथा उन लोगों को भी सुनना चाहिए
जो किसी न किसी अफवाह में या किसी न किसी मिस इन्फॉर्मेशन में विरोध कर रहे होंगे। बिहार की सरकार सुरक्षा का इंतजाम भी करी। अगर बागेश्वर बाबा हिंदू मुसलमान भाई को लड़वाने के लिए आ रहे हैं तो मैं उनका विरोध करूंगा, उनको एयरपोर्ट पर घेराव में करने का काम करूंगा। अगर बागेश्वर बाबा आएंगे और हिंदू मुसलमान को लड़वाने का काम करेंगे तो विरोध होगा। और देरी में कहा हिंदू मुस्लिम नहीं, हम तो हिंदू करते हैं। बिहार के लोग आपको बहुत प्यार करते हैं। हमारी आत्मा है बिहार, हमारी आत्मा है। सच बताएं, जहाँ विरोध हुआ हृदय कहीं नहीं। बिहार में अनेक महापुरुष हुए, अनेक संत हुए और उन संतों ने बिहार के लोगों को जगाने का ही काम किया और रामचरितमानस भी जगाने का ही काम करती। और हमें ऐसा लग रहा, हम तो पहली बार बिहार आए हैं, अभी तक नहीं आए, लेकिन हमें बहुत आनंद आया सच में बिहार में। सच बता दो, हमें ये नहीं था पता कि इतने पगला रहते हैं, हम पहले ही आ जाते। इतनी देर से आए, लेकिन चलो देर से आए तो अब आते जाते रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं। जब तक बिहार राममय नहीं हो जाएगा तब तक हम तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। अब बिहार में एक ही कमी है, पूछो क्या? राम भक्ति की बुहार की कमी है। जानकी माता की भूमि तो है, भक्ति तो है, पागलपन है, पर अब ये बरसनी और चाहिए, छिड़कनी चाहिए। बुहार माने होती है छिड़काव, अब ये छिड़कने की जरूरत है। हमें लगता है बागेश्वर हनुमान जी ने हमें भेजा ही इसीलिए कि जाओ तुम भी बिहार में बहार लाओ। चलिए, तो अब इंतजार है तेज प्रताप की प्रतिक्रिया का। बाबा बागेश्वर 17 तारीख तक बिहार में। बहरहाल आप अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।